हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन एंड स्टोमेटा स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? अगर हम बात करें ट्रांसपिरेशन की तो आपको एक सिंपल सा वर्ड याद रखना है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन तो पता ही होगा आपको, वाष्पीकरण होता है जिसके थ्रू लिक्विड की सरफेस से, कि जब कोई भी लिक्विड की सरफेस है ना, जैसे कि आप सिंपल सा वाटर को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, उससे को गर्म करने से उसकी जो ऊपर की सरफेस है वो धीरे धीरे करके वेपर में कन्वर्ट होकर उड़ने लगती है, तो उसे ही इवेपोरेशन कहते हैं। वैसे ही ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि कोई एक प्लांट वाटर को अब्जॉर्ब करता है और उसका जो एरियल पार्ट होता है उससे वो वाटर को एलिमिनेट करता है, यानी कि वापस से नेचर को लौटाता है। इसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो इन सिंपल वर्ड आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये वाटर को अब्जॉर्ब करता है सॉइल से, और सॉइल से अब्जॉर्ब करने के लिए मैंने आपको बताया था कौन कौन से मेथड, एक्टिव एंड पैसिव मेथड। अब्जॉर्ब करने के बाद इसका ट्रांसलोकेशन होता है। ट्रांसलोकेशन एसेंट ऑफ शेप के लिए थ्योरी दी थी, जिसमें सबसे जो वैल्यूबल थ्योरी थी वो थी ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी या कोहेशन टेंशन थ्योरी। उसके थ्रू अगर जब वाटर ऊपर पहुंच जाता है इनके एरियल पार्ट के पास, तो सबसे ज़्यादा जो स्टोमेटा होते हैं वो उसकी लीफ पर होते हैं, ठीक है। उन स्टोमेटा से, स्टोमेटा क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसकी लीफ पे बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये पोर्स क्या करेंगे, अब वाटर को रिलीज़ करेंगे वापस से नेचर को। तो ये जो वाटर का रिलीजिंग है नेचर को, यानी कि वापस से नेचर को वाटर लौटाना, इसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक। अब हम अगर आपकी लैंग्वेज में बात करें, यानी कि इसे थ्योरेटिकल में समझाऊं, तो इसे ऐसे समझ सकते हो आप कि ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है वाटर मूवमेंट का, जो कि प्लांट के थ्रू होता है। क्या होता है इसके अंदर, इवेपोरेशन होता है एरियल पार्ट से। प्लांट के वो लीफ हो सकता है, स्टेम हो सकता है, फ्लावर हो सकता है। लीफ में सबसे ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, इसलिए ट्रांसपिरेशन इनसे सबसे ज़्यादा होता है। बाकी स्टेम एंड फ्लावर में भी छोटे छोटे ऐसे पोर्स होते हैं जो कि ट्रांसपिरेशन करते हैं, लेकिन लीव्स के अंदर हर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आपको वहाँ पर स्टोमेटल पोर का नंबर मिलेगा अच्छा खासा। इस वजह से यहाँ पे ट्रांसपिरेशन सबसे ज़्यादा होता है। अब जितना भी वाटर को आप पानी देते हैं उसका सिर्फ 1 to 2% वाटर लेता है वो यूज़ करने के लिए, अपनी मेटाबॉलिक या ग्रोथ को, एक्टिविटी को यूज करने के लिए। बाकी जो जितना भी वाटर होता है 97 इतना परसेंट, यानी कि टोटल में से सिर्फ 1 या 2% वाटर लेता है और बाकी का रिमेनिंग वाटर वापस वो रिलीज़ कर देता है। तो ये होता है ट्रांसपिरेशन। सो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि रूट से एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर, जब इस एक्टिव अब्जॉर्प्शन या पैसिव अब्जॉर्प्शन के बाद जब एसेंट ऑफ शेप यानी ट्रांसलोकेशन से जब एरियल पार्ट तक पहुंचता है, उस एरियल पार्ट तक पहुंचने के बाद इन लीफ पर जो स्टोमेटल एपरेटस होता है, इन स्टोमेटल एपरेटस से ये स्टोमेटा क्या करते हैं, वाटर को रिलीज़ करते हैं वापस से नेचर में। अब आपके क्वेश्चन आएगा स्टोमेटल एपरेटस क्या होता है। वैसे तो आपने ये चीज़ बचपन से ही पढ़ी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार रिकॉल कर लेते हैं। स्टोमेटल एपरेटस के अंदर स्टोमेटल सेल्स, ठीक है, ये पूरा स्टोमेटा आता है। यानी कि देखिए सबसे पहले क्या आएगा, बीच में एक स्टोमेटल पोर होता है, एक छोटा सा पोर जिसे यहाँ पे स्टोमेटल पोर कहते हैं, जिसको 2 सेल्स, कौन सी सेल्स हैं ये साइज में बड़ी होती हैं सेल्स, बाकी एपिडर्मिस सेल्स ही हैं, ये स्पेशल टाइप के एपिडर्मिस सेल्स हैं जो कि साइज में बड़ी हैं और इनके पास बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट है। इन्हें क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। किडनी शेप की हैं। इनकी जो आउटर वॉल है, ये वाली वॉल, ये थिन होती है, और जो इनर वॉल है, ये वाली वॉल, ये थिक होती है, ठीक। अब ये गार्ड सेल्स क्या करती हैं, एक सेंटर में जो स्टोमेटल पोर है इसे चारों तरफ से कवर करके रखती हैं। तो ये 2 गार्ड सेल्स स्टोमेटल पोर को कवर करके रखती हैं। अब इन गार्ड सेल्स के चारों तरफ आपको सब्सिडरी सेल्स मिलती है। सब्सिडरी सेल्स का मतलब सहायक कोशिकाएं। इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। अब जब आप इसके अंदर की तरफ देखते हैं तो आपको यहाँ पे ये गार्ड सेल्स एक कैविटी से कनेक्टेड मिलेंगे। इस कैविटी को बोलते हैं स्टोमेटल कैविटी। तो इस पूरे को, यानी कि इनकी स्टोमेटल कैविटी, गार्ड सेल्स और स्टोमेटल पोर, इस पूरे को स्टोमेटल एपरेटस कहते हैं। तो स्टोमेटल एपरेटस में क्या आता है, कैविटी, गार्ड सेल्स एंड स्टोमेटल पोर। ये पूरा स्टोमेटल एपरेटस के अंदर आता है। हमने स्पेसिफिक बात करी स्टोमेटा पोर की, तो वो ये है, सेंटर में प्रेजेंट होता है 2 की। गार्ड सेल्स की स्पेशल बात करें तो स्पेशल टाइप के एपिडर्मल सेल है जिनकी आउटर लेयर थिन होती है, इनर लेयर थिक होती है, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं और इनका मेन काम क्या है, मतलब स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग करना और साथ साथ फोटोसिंथेसिस करते रहना। अब इसी के साथ साथ ये जो गार्ड सेल्स हैं
ये गार्ड सेल्स किडनी शेप की हैं और बाकी एपिडर्मल सेल्स से साइज में इंक्रीज हैं। ये इनकी मतलब इनकी रेगुलेशन से, इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होने से स्टोमेटा ओपन या क्लोज होते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे कि क्योंकि ये स्टोमेटल पोर को कवर करे हुए हैं, तो जब ये टर्जिड हो जाती हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और जब ये फ्लैसिड हो जाती हैं तो स्टोमेटा क्लोज होता है। टर्जिड का मतलब स्फीत, यानी कि जब ये गार्ड सेल्स फूल जाती हैं तब इनकी जो आउटर वाली वॉल है इस पर प्रेशर लगता है, क्योंकि ये थिन होती है। फूलेगी कैसे? जब इसके अंदर बहुत सारा वाटर कंटेंट आएगा, वाटर कंटेंट आने से ये खिंचती हैं और उस खिंचाव के कारण स्टोमेटा खुल जाता है। ठीक है, स्टोमेटल पोर खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, और जब इनके अंदर से जो वो वाटर कंटेंट है वो रिलीज़ हो जाता है, यानी बाहर वापस चला जाता है, तो इनके पास में अब वाटर कंटेंट नहीं है, तो ये फ्लैसिड हो जाती है, यानी कि एकदम कुंचित हो जाती है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं, वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आती है। इस वजह से इनकी जो इनर वाली वॉल है जो तो कि थिक होती है उस पर प्रेशर लगता है और ये स्टोमेटा वापस से क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से इनका स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होता है। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए एक्चुअली मॉर्फोलॉजिकली हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो थिकनिंग है वो compete कर रही है, यानी कि एक्चुअली वो काम कर रही है। उसके साथ ही आप स्टोमेटल एपरेटस, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ चुका होगा, ट्रांसपिरेशन समझ में आ चुका होगा। अब इसी के साथ जैसा कि आपने पढ़ा था कि एसेंट ऑफ शेप किसके थ्रू हो रहा था? जाइलम के थ्रू। जाइलम की वेसल्स एंड ट्रैकेट्स में कोहेशन एंड अडेशन फोर्स, जैसे कोहेशन सेम मॉलिक्यूल के बीच में, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लगा था, और अडेशन डिफरेंट मॉलिक्यूल, ट्रैकेट्स या वेसल्स की सेल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा था। उस वजह से एक कॉलम जनरेट हो रहा था, एक पूरा पाइप लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होता जिनके अंदर वाटर फिल था, और वो वाटर ट्रांसपिरेशन पुल, यानी कि ट्रांसपिरेशन होने की वजह से जो प्रेशर लगता था उनसे इन जाइलम, मतलब ऊपर की जो लीफ की जाइलम है वहाँ तक आता था। ये सब आपको मैं ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी के अंदर समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जब जाइलम यहाँ तक आ जाता है, यानी कि ये जो लीफ है इसका जाइलम है, इसके जाइलम में जब ये जाइलम की सेल्स इस वाटर से कवर रहती हैं तब इनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है कंपैरेटिवली इनकी अड़ोसी पड़ोसी सेल्स या फिर इनकी नेबरिंग सेल्स। ठीक है, तो इनकी नेबरिंग सेल्स कौन सी? ये मेसोफिल सेल्स। तो क्या होता है कि इनका जो वाटर कंटेंट है इनकी नेबरिंग सेल से ज़्यादा होता है, इस वजह से वाटर, जैसा कि आपको पता है, लो से हाई से लो की तरफ मूवमेंट करता है। और यहाँ पर हाई क्या है? मैंने बोला लो से हाई। ठीक है, तो लो से हाई क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर की, जहाँ पे हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है वाटर उस साइड मूवमेंट करेगा, और वाटर एक्चुअली मूव करता है हाई टू लो। तो आपको यहाँ पे जो दो वर्ड बोले दोनों ही करेक्ट हैं कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे हाई हो रहा था कि जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तब ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है, तो सॉल्यूट की ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा उस तरफ मूव करेगा वाटर, एंड जहाँ पे वाटर एक्चुअली लो होगा उस तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जब वाटर इन वेसल्स के थ्रू ऊपर तक आ जाता है तब इनके आसपास की सेल्स जो होती हैं, नेबरिंग सेल्स होती हैं, वो है मेसोफिल सेल्स, उनके अंदर वाटर कंटेंट कम है, इस वजह से ये मेसोफिल सेल्स को अपना वाटर दे देगा। अब मेसोफिल सेल्स के पास जो वाटर है वो इनकी गार्ड सेल्स के कंपैरिजन में कम है, मतलब इनके पास गार्ड सेल्स के पास मेसोफिल सेल्स के कंपैरिजन में वाटर कम है, इसलिए गार्ड सेल्स क्या करेंगी? वाटर को इनके पास से लेंगी। ठीक है, उसके बाद ये वाटर इन गार्ड सेल्स में आने के बाद अब इनकी जो आउटर एनवायरनमेंट है वहाँ पर वाटर कंटेंट कम है, तो ये गार्ड सेल्स रिलीज़ कर देंगी वाटर को। तो इस तरह से वाटर का मूवमेंट चलता रहेगा। सिंपल सा फंडा ये होता है कि वाटर जहाँ पर उसकी कमी है उस तरफ मूव करता है, और ये हमेशा अपने आप को कंपेयर करता है कि जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से जहाँ कमी होगी उस तरफ मूव करेगा। तो इसका अगर हम पाथ कहें तो पाथ ऐसे कह सकते हैं, रूट के बाद रूट के टिश्यूज़, देन जाइलम रूट का, सूट का जाइलम, लीफ का जाइलम, उसके बाद लीफ की मेसोफिल सेल्स, गार्ड सेल्स, एंड देन एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर आपको ये पाथ समझ में आ चुका होगा। तो इन सिंपल वर्ड यही कह सकते हैं कि हाई वाटर कंटेंट जहाँ होगा वो लो की तरफ मूव करेगा। और स्टोमेटा, इसका काम क्या होता है? अगर हम स्टोमेटा के स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि स्टोमेटा क्या करते हैं, एक ट्रांसपिरेशन के साथ साथ वो गैसेस का एक्सचेंज भी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गैसेस का एक्सचेंज भी दिखाया गया है कि आउटर एनवायरनमेंट में गैसेस का एक्सचेंज, मतलब गैसेस
एक्सेस में होती है, गैसेस बहुत हाई अमाउंट में, जैसे कि यहाँ हाई CO2 है और मेसोफिल सेल्स के पास लो CO2 होता है। तो ये CO2 क्या करेगा, हाई से लो की तरफ मूवमेंट करेगा। तो सिंपल सी चीज़, डिफ्यूज़न के थ्रू यहाँ पर दोनों ही प्रोसेस हो रहे हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए हों। क्या क्या पॉइंट बताए मैंने, एक ट्रांसपीरेशन, आई नो आपने ये बचपन से पढ़े हैं, पर फिर भी इन्हें आप टर्मिनोलॉजी को यूज़ करना यहाँ पर, उन्हीं साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी को जो इसे और इफेक्टिव बनाए आपके आंसर को। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बता चुकी हूँ। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर एक जनरल स्ट्रक्चर कहें तो ये होता है। इसके बाद ये वेरी करता है बहुत इनके सब्सिडरी सेल्स के नंबर, इनका अरेंजमेंट, इनके बेसिस पे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बाद में गार्ड सेल का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और इनकी अगर मॉर्फोलॉजिकली एक्टिविटी बात करें तो वो बताई है। इनका फंक्शन, ट्रांसपीरेशन के साथ साथ गैसेस का एक्सचेंज। अब यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ चुका होगा कि ट्रांसपीरेशन का मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये जो स्टोमेटा है, ठीक है, जो ट्रांसपीरेशन में पार्ट ले रहे हैं, कि स्टोमेटा ओपन होंगे तभी तो ट्रांसपीरेशन होगा और क्लोज होंगे तो ट्रांसपीरेशन नहीं होगा। तो इनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए, स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होने के लिए कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म होगा इन गार्ड सेल्स के पास या इन स्टोमेटा के अंदर, जो कि इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को गार्ड सेल्स रेगुलेट करती हैं। अब गार्ड सेल्स रेगुलेट करती है तो गार्ड सेल्स के पास ऐसा क्या फिनोमिनन है या ऐसा क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू ये करते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई, उन थ्योरी को पढ़ते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखिए, थ्योरीज ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं इनके एक बार नाम बता रही हूँ, इनके नाम ही एक्चुअली क्या प्रोसेस अंदर हो रहा है ये डिनोट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 5 थ्योरीज दी गई थी, जिनमें से 4 थ्योरीज बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे से मानी जाती हैं। जिनमें से फर्स्ट थ्योरी है, ये आप जब पढ़ेंगे तो ये 4 थ्योरीज ही पढ़ेंगे, और सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल थ्योरी है वो 4th थ्योरी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल्स, फर्स्ट थ्योरी। सेकंड थ्योरी, स्टार्च सुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी। थर्ड है थ्योरी ऑफ ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म। फोर्थ, एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट आयन कंसेप्ट। फिफ्थ, स्कोटो एक्टिव ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब ये तो रही नाम की बात। अगर हम इनका फंक्शन देखें कि ये थ्योरी क्या डिनोट कर रही है, तो जैसा कि आपको पता है, जैसे मैंने कहा आपको कि इनके नाम से ही बहुत कुछ डिनोट होता है। जैसे कि फर्स्ट थ्योरी की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल्स, यानी कि गार्ड सेल्स के पास क्या था, गार्ड सेल्स के पास अबंडेंट क्लोरोप्लास्ट थे और वो क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। तो जब गार्ड सेल्स के क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो शुगर का फॉर्मेशन होता है। शुगर क्या है, शुगर एक सॉल्यूट है। जैसे कि आपको पता है कि सॉल्यूट जब बढ़ता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कई बार, कि जब सॉल्यूट बढ़ता है किसी भी सेल के अंदर, कहीं भी आप जहाँ पे वाटर के साथ में, अगर जैसे कि आपने एक ग्लास लिया और ग्लास में आप शुगर डाल रहे हैं, अब शुगर डालने के बाद जब उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो उसे आप अगर प्योर वाटर के साथ अलग रखें, मतलब प्योर वाटर के साथ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से उसे सेपरेट करें, तो वाटर का मूवमेंट उस सॉल्यूट की तरफ होगा, यानी कि जिसमें सॉल्यूट है उस तरफ होगा। सो यहाँ पर यही है कि जब गार्ड सेल्स फोटोसिंथेसिस करती हैं तो इनके अंदर शुगर का फॉर्मेशन होता है, और ये शुगर क्या करती है, ये शुगर एज ए सॉल्यूट काम करती है। उस वजह से इनका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, और इस ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से वाटर का मूवमेंट, जैसा कि आपको बताया है बार बार, वाटर का मूवमेंट लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ वर्क करता है। तो वाटर इन गार्ड सेल्स के अंदर आता है, कहाँ से आएगा, आसपास की जो सेल्स जिन्हें मैंने अड़ोसी पड़ोसी सेल्स कहा था, सब्सिडरी सेल्स, ठीक है, उन सहायक कोशिकाओं से इन गार्ड सेल्स के पास आएगा, जिस वजह से ये गार्ड सेल्स कैसी हो जाएंगी, टर्जिड हो जाएंगी, फूल जाएंगी, और इस वजह से इनकी जो आउटर वॉल है, थिन वॉल, उस पर प्रेशर लगेगा, इनके अंदर खिंचाव होगा और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगी। इसे आप यहाँ से समझ सकते हैं सिंपल में कि जब डे टाइम होता है, दिन में फोटोसिंथेसिस होता है, गार्ड सेल्स के अंदर दिन में फोटोसिंथेसिस होगा, जिस वजह से यहाँ पे शुगर का फॉर्मेशन होगा। ये शुगर एज अ सॉल्यूट काम करेगी, इस वजह से यहाँ पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी, क्योंकि शुगर क्या है, एक ऑस्मोलाइट है, तो इसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी। इस वजह से यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा। गार्ड सेल्स में एंडोऑस्मोसिस होगा, यानी एंडोऑस्मोसिस का मतलब इनटेक ऑफ वाटर, वाटर का सेल्स के अंदर आना।
ये कहाँ से आ रहा है? आसपास की सेल, सब्सिडरी सेल से। जब इनटेक ऑफ वाटर होगा तो ये गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे, यानी कि फूल जाएंगे, और फूलने की वजह से उनकी आउटर वॉल पे एक प्रेशर जनरेट होगा। इस वजह से पोर कैसे हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे, यानी कि स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी, आई होप। अब इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट काम नाइट में होता है कि जब गार्ड सेल्स नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं करती, इस वजह से शुगर का फॉर्मेशन ही नहीं होता है। ठीक है, ये वाला जो प्रोसेस था, ये वाला प्रोसेस ही नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। सोच के देखिए कि जब आपने शुगर ही नहीं है तो एक प्योर वाटर ही अवेलेबल है, प्योर वाटर में कैसा ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन वहाँ डिक्रीज होती है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर वहाँ कम होता है। इस वजह से एक्सोऑस्मोसिस होता है। जब वहाँ पास ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, यानी कि उसकी अड़ोस पड़ोस की सेल्स में, नेबरिंग सेल्स के अंदर जो सब्सिडरी सेल्स है उनका ऑस्मोटिक प्रेशर कंपैरेटिवली यहाँ से ज़्यादा है, तो एक्सोऑस्मोसिस होता है, यानी कि वापस से वाटर उनको दिया जाता है, जिससे कि गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाती हैं। फ्लैसिड का मतलब कुंचित, एकदम सिकुड़ जाती हैं, और सिकुड़ने की वजह से उनकी इनर वॉल पे प्रेशर लगता है और पोर क्लोज हो जाते हैं, स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझ आ गई होगी। ये जो डायग्राम है आपकी बहुत सी थ्योरी को एक्सप्लेन करेगा, तो इस डायग्राम में मैं जो पॉइंट बताऊँ उन्हें समझते हुए चलिएगा। चलिए, थ्योरी ऑफ गार्ड सेल आई होप आपको समझ में आई हो। इसे एक बार हम इसकी जो एक्चुअल थ्योरी है उससे क्लियर कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है कि ये थ्योरी वॉन मेल ने दी थी 1856 में, स्टोमेटा ओपन इन लाइट। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि इन्होंने देखा, मतलब सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया कि स्टोमेटा लाइट में ओपन होते हैं और नाइट में, यानी कि डार्क के अंदर, अंधेरे में क्लोज हो जाते हैं। तो इन्होंने यही कहा कि दिन में, लाइट मतलब दिन, तो स्टोमेटा दिन में ओपन होते हैं, और नाइट मतलब अंधेरा, डार्क में ये क्लोज हो जाते हैं। इस वजह से इन्होंने प्रपोज किया, इन्होंने कहा कि गार्ड सेल्स के पास में क्लोरोप्लास्ट होता है, दैट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, एंड इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, इसलिए क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती हैं। और इनके फोटोसिंथेसिस कब होता है? इनमें दिन में होता है, कि गार्ड सेल्स के पास में क्लोरोप्लास्ट है और ये क्लोरोप्लास्ट दिन में फोटोसिंथेसिस करता है गार्ड सेल्स के अंदर। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि फॉर्मेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का। आपने पढ़ा है गार्ड सेल्स में, मतलब कहीं भी अगर फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस से क्या बनती है? कार्बोहाइड्रेट बनता है, शुगर्स बनती है, तो उससे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, यानी शुगर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो शुगर हैं ये ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करती हैं गार्ड सेल्स के, और उस वजह से वहाँ पे क्या होता है? एंडोऑस्मोसिस, मतलब एंडोऑस्मोसिस होता है, सेल्स में वाटर अपटेक होता है। कहाँ से? सब्सिडरी सेल्स से। और इस वजह से गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाती हैं, और टर्जिड के कारण स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो सिंपल सा फॉर्म यही है कि वॉन मेल ने, देखिए यहाँ पढ़ लीजिए, 1856 में ऑब्जर्व द स्टोमेटा ओपन इन लाइट, लाइट में ओपनिंग, एंड क्लोज इन द नाइट, नाइट में बंद रहते हैं। देन ही प्रपोज दैट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द गार्ड सेल्स, जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है गार्ड सेल्स में, फोटोसिंथेसाइज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा लाइट की प्रेजेंस में, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर्स का प्रोडक्शन होगा, ड्यू टू विच ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स इंक्रीज, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो सिंपल सी चीज़ है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ वाटर अपने आप चलता हुआ चला आता है, एकदम अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको। ऐसा मान लीजिए जहाँ पे हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, पानी को वहीं जाना है, ठीक है, तो वाटर उसकी तरफ मूव करता है, और उसकी तरफ जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर आएगा तो गार्ड सेल्स कैसी हो जाएंगी? टर्जिड हो जाएंगी, फूल जाएंगी। उस वजह से उनकी आउटर सेल्स पे, आउटर जो वॉल है उस पर प्रेशर लगेगा, उनमें खिंचाव होगा और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। इसे आप यहाँ से समझ सकते हैं कि देखिए लाइट एकदम ईजी वे में यहाँ लिखा हुआ है, लाइट होती है जिससे कि फोटोसिंथेसिस होता है गार्ड सेल्स में, शुगर का फॉर्मेशन होता है जिससे कि इंक्रीज होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल का, ठीक है, जिसकी वजह से एंडोऑस्मोसिस होता है। और एंडोऑस्मोसिस होने से, एंडोऑस्मोसिस कहाँ से हो रहा है? सब्सिडरी सेल से, ठीक है, यानी कि सब्सिडरी सेल से वाटर को ले रही है गार्ड सेल। तो देखिए एंडोऑस्मोसिस टेक प्लेस फ्रॉम सब्सिडरी सेल्स टू गार्ड सेल, की सब्सिडरी सेल्स वाटर को अपटेक करती हैं, जो कि वाटर गार्ड सेल्स के अंदर जाता है, जिससे कि गार्ड सेल्स के अंदर टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि गार्ड सेल्स कैसी हो जाएंगी? अब एकदम टर्जिड हो जाएंगी, फूल जाएंगी, जिससे कि टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है गार्ड सेल्स के अंदर और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो ये थी थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल्स। आई होप आपको समझ में आई हो। अगर कोई भी इसमें अभी भी डाउट हो रहा है आपको तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब चलिए, सेकंड थ्योरी है आपकी स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्शन थ्योरी।
यहाँ पर नाम से ही, जैसा कि मैंने कहा था, ऑलमोस्ट थ्योरी आपको यहाँ से ही पता चल जाएंगी। अब सेकंड जो थ्योरी है, स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी। स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन का मतलब, स्टार्च क्या होती है? स्टार्च इनएक्टिव फॉर्म है। जब शुगर को, जब दिन में मतलब फोटोसिंथेसिस होता है तब शुगर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये शुगर क्या होती है? एक्टिव फॉर्म होती है। एक्टिव फॉर्म का मतलब अगर प्लांट को एनर्जी की इंस्टेंट ज़रूरत है तो शुगर को ही यूज़ करेगा, क्योंकि शुगर उसको एनर्जी देगी। जैसे ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, ये शुगर है। अब जब इनको रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो ये एक अपने स्टोरेज फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहती हैं, क्योंकि अब एनर्जी का काम नहीं है, उस समय फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो वो जो इनएक्टिव फॉर्म होती है वो स्टार्च होता है। तो स्टार्च और शुगर का आपस में इंटर कन्वर्जन, यानी कि स्टार्च शुगर में और शुगर स्टार्च में चेंज होते रहते हैं। इस थ्योरी को इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हो कि जब दिन होता है, दिन में क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस हुआ, क्या बनी थी? शुगर। शुगर बनने की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, सिंपल सा। और ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, उसके साथ साथ जो नाइट में जो स्टार्च बना था वो स्टार्च भी शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे यहाँ देखिए आप कि देखिए जब गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस हुआ, ठीक है, दिन में, उस वजह से यहाँ पर जो शुगर थी उस शुगर का फॉर्मेशन हुआ, और ये शुगर के साथ साथ जो नाइट में स्टार्च अपने स्टोरेज फॉर्म के अंदर प्रेजेंट थी, ये स्टार्च भी शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब इस कन्वर्जन के पीछे यहाँ पे पीएच लिखा हुआ है। आपको इसको और इजी अगर समझाना चाहूँ तो ऐसे समझ लीजिए कि जब फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस होता है, दैट मीन्स CO2 का यूज़ हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है ना, रुबिस्को CO2 को ही तो यूज़ करता है, और CO2 को यूज़ करने पर CO2 क्या हो जाएगी? उस सेल के अंदर कम हो जाएगी। CO2 कम होने से वहाँ पर pH इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक कंपोनेंट नहीं बन रहा। जैसे कि अगर CO2 का यूज़ नहीं होगा तो जो H2CO3 बनता था वो नहीं बनेगा, और यहाँ पे H प्लस SCO3 माइनस आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको सिंपल सी फॉर्म यहाँ पे यही याद रखनी है, इतना आपको डीप नहीं समझो तो, कि जब गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस होता है तो शुगर का फॉर्मेशन होता है, और जो रात को बनी हुई स्टार्च होती है ये भी इस पीएच में कमी आने की वजह से, क्योंकि शुगर, ये जो CO2 है ये पूरी ही यूज़ हो गई, इस वजह से यहाँ पीएच में कमी आती है और ये स्टार्च भी फिर से शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि टोटल कन्वर्जन दिन में शुगर में ही होता है, शुगर ही एक्टिव रहती है वहाँ पे। इसकी वजह से यही प्रोसेस, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा, गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड एंड पोर ओपन हो जाएंगे। इसका अपोजिट नाइट में होता है, क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, रेस्पिरेशन होगा, उस वजह से CO2 क्या हो जाएगी? रिलीज़ हो जाएगी सेल्स के अंदर से। और जब CO2 डिक्रीज़ हो गई, सेल्स के अंदर जो CO2 रिलीज़ हो रही है, यानी कि क्या हो रहा है? CO2 वहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है, और CO2 डिक्रीज़ होने से यहाँ पर pH कैसी हो जाएगी? डिक्रीज़ होगी, और pH के डिक्रीज़ होने से, यानी कि pH एसिडिक हो गई यहाँ पे, उस वजह से अब जो दिन में शुगर बनी थी वो शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगी, और इनके स्टार्च में कन्वर्ट होने से यहाँ पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, क्योंकि स्टार्च इनएक्टिव फॉर्म है तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में प्रेशर कम हो जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा, गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड एंड पोर क्लोज्ड। तो सिंपल से आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि अगर फोटोसिंथेसिस थ्योरी की बात की जाए तो फोटोसिंथेसिस थ्योरी के अंदर शुगर का फॉर्मेशन होता है। डायरेक्ट आपको लिखना है कि दिन में शुगर का फॉर्मेशन होता है गार्ड सेल्स के अंदर, उस वजह से यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, एंडोऑस्मोसिस, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स टर्जिड होंगी और पोर ओपन हो जाएंगे। इसका बिल्कुल अपोजिट नाइट में होगा। और अगर आप स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी लिखते हैं तो वहाँ पर आपको ये लिखना है कि गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस होता है दिन में, उस वजह से यहाँ पे शुगर का फॉर्मेशन होगा, उसके साथ साथ जो CO2 है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर ली जाती है, और CO2 यूज़ करने की वजह से यहाँ पर CO2 की जो कंसंट्रेशन है, जब पूरी ही CO2 यहाँ पे यूज़ कर ली जाएगी तो pH जो है यहाँ का वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और pH इंक्रीज़ होने की वजह से स्टार्च इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जो स्टार्च रात को बना हुआ स्टार्च था, ये जो यहाँ पे स्टार्च बना है, ये स्टार्च फिर से शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही प्रोसेस फिर चलेगा। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि दिन में स्टार्च भी शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज़ करता है, और रात में जितना भी शुगर हो सभी स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। तो आई होप यहाँ पे आपको ये थ्योरी समझ में आई। उसे एक बार आपकी जो स्पेशल थ्योरेटिकल है उससे समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि इसे लॉयार्ड ने दिया था 1900 में,
अकॉर्डिंग टू लायार्ड, इन्होंने कहा टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स डिपेंड ऑन इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टार्च एंड शुगर, की जो टर्जिडिटी है यानी कि जो सेल्स का फूलना और सिकुड़ना है ये डिपेंड करता है स्टार्च और शुगर के इंटर कन्वर्जन पे, ठीक है, एक दूसरे में चेंज होने पर। इसे लॉफ्टफील्ड ने भी सपोर्ट किया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, इन्होंने क्या कहा कि देखिए फोटोसिंथेसिस होता है, इस वजह से CO2 की कंसंट्रेशन कैसी हो जाती है सेल्स में, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसको यूज़ कर लिया गया। और CO2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने की वजह से इंक्रीज इन pH ऑफ गार्ड सेल्स, यहाँ पे क्या होगा, जो pH है गार्ड सेल्स का वो इंक्रीज हो जाएगा। और जब गार्ड सेल्स का pH इंक्रीज होता है तो वहाँ पर एक हाइड्रोलाइसिस होता है, मतलब वहाँ पे एक एंजाइम काम करता है। आप यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखिए कि जब pH इंक्रीज होता है, यहाँ देखिए जैसा कि आपको बताया था कि सिंथेसिस हुआ, CO2 यूज़ कर ली गई, CO2 कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, pH इंक्रीज हुआ, स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो गई और उस वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर यही लिखा है कि स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा स्टार्च का, जिससे कि इंक्रीज हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, गार्ड सेल्स का एंडो ऑस्मोसिस होगा, टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा, यानी कि सेल्स टर्जिड हो जाएंगी, फूल जाएंगी और स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएंगे। इसका बिल्कुल ऑपोजिट नाइट में गार्ड सेल्स में रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन को लिया जाता है और CO2 को रिलीज़ किया जाता है। उस वजह से यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हुई और pH डिक्रीज़ हो जाती है यहाँ पर, यानी कि सेल्स के अंदर pH डिक्रीज़ हो जाएगी। सिंपल सा आपको यहाँ पे याद रखना है। इस वजह से जितनी भी शुगर है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगी और स्टार्च में कन्वर्ट होने से उनका जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होगा और एक्सोस्मोसिस होगा, यानी कि सेल्स से वाटर बाहर निकल जाएगा और गार्ड सेल्स वापस से फ्लैसिड होंगे और पोर क्लोज हो जाएंगे। आई होप आपको ये दोनों थ्योरी समझ आई हों। अगर आपको अभी भी इन थ्योरी में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी की 3 थ्योरी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको मैं बार बार कह रही हूँ, ये थ्योरी के अंदर आपको इनके नाम से याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस होता है तब शुगर का फॉर्मेशन होगा। शुगर क्या करेगी, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज़ करेगी, सिंपल सा यहाँ याद रखना है, ठीक है। स्टार्च शुगर के अंदर जब दिन होगा तो दिन में शुगर प्रेजेंट होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हुआ है। रिलेट करके चलो, शुगर से क्या होगा, यहाँ पर जो रात को स्टार्च बनी थी वो भी शुगर में कन्वर्ट हो गई, यानी कि टोटल शुगर ही प्रेजेंट है। सिंपल सा वही, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, स्टोमेटा ओपन होएगा, टर्जिड होएगी सेल। अब ये 2 थ्योरी आपको अच्छे से समझाती हैं। अगर इनमें अभी भी आपको कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।